गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ज्योति देवल, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। कल जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने भारतीय राष्ट्रपति या इंडियन प्रेसिडेंट की सामान्यकालीन शक्तियों को समझने का प्रयास किया था। आज हम इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों को समझने की कोशिश करेंगे। संकट की स्थिति का सामना करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रेसिडेंट को विशेष शक्तियां जो हैं वो प्रदान की गई हैं। राष्ट्रपति को ये संकटकालीन शक्तियां संविधान के द्वारा जो है वो प्रदान की गई है और 1975 में लागू आपातकाल में 42वें संशोधन के आधार पर संकटकालीन प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाया गया ताकि आपातकाल जो में जिस तरह से संकटकालीन प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया था उसके विरुद्ध जो है उसको रोका जा सके। 1977 में जो जनता पार्टी आई वो उन्होंने इसे संकटकालीन प्रावधानों में परिवर्तन किया और 1975 और 76 जो है उसमें 44वें संशोधन के द्वारा ऐसी व्यवस्थाएं की गई कि जो संकटकालीन शक्तियां जो है उसको और ज़्यादा मजबूत और पावरफुल बनाया गया। सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 352, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से संबंधित संकटकालीन व्यवस्था। मूल संविधान जो था उसमें आर्टिकल 352 में ये व्यवस्था थी कि यदि राष्ट्रपति को ये एक्सपीरियंस हो या उसको लगे कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण भारत या उसके किसी भाग की शांति या व्यवस्था नष्ट होने का भय है तो वह इस स्थिति में जो है राष्ट्र संकटकालीन व्यवस्था की घोषणा कर सकता है। संसद की स्वीकृति के बिना ये 2 माह तक लागू रहती है और संसद की स्वीकृति हो जाने पर जब तक ये शासन इसे लागू रखना चाहे रख सकता है। लेकिन 44वें संशोधन के बाद जो है ये व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि इस प्रकार का आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह अथवा इस प्रकार की आशंका होने पर ही घोषित किया जाएगा। केवल आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत यानी पृथक दोनों सदनों के कुल बहुमत, उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 मेजॉरिटी से इसकी स्वीकृति होना आवश्यक है और इसको लागू करने के लिए प्रति 6 माह के बाद इसकी स्वीकृति जो है वो आवश्यक है। लोकसभा में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले जो सदस्य हैं साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा जो है वो समाप्त की जा सकती है और आपातकाल पर विचार हेतु लोकसभा में 1/10 जो सदस्य हैं उनकी मांग पर अनिवार्य रूप से बुलाई जा सकती है। राष्ट्रपति द्वारा की गई संकटकालीन घोषणा जो है वो कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 352 के अधीन संकट की घोषणा पूरे देश के किसी एक भाग या कुछ भागों के लिए की जा सकती है। इस घोषणा के लागू रहते समय 19वां जो अनुच्छेद है उसमें नागरिकों को प्रदत्त 6 जो स्वतंत्रताएं दी गई है उनको स्थगित किया जा सकता है। मूल जो संविधान था उसमें ये व्यवस्था थी कि संकट काल के समय नागरिक अपने मौलिक अधिकार जो हैं उनकी रक्षा के लिए न्यायालय में शरण नहीं ले सकेंगे। लेकिन 44 जो अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसके द्वारा ये व्यवस्था की गई कि आपातकाल में भी व्यक्ति के जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त व सीमित नहीं किया जा सकेगा। जो राज्यों में सेकंड जो है वो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था आर्टिकल 356 और संविधान के द्वारा जो संघीय सरकार है उसको ये उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वे देखें कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाई जा रही है या नहीं। आर्टिकल 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी प्रकार से समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र या संविधान के अनुसार शासन नहीं चलाया जा सकता तो वहाँ पे संकट की घोषणा जो है वो की जा सकती है। संसद के द्वारा एक बार प्रस्ताव पारित होने पर 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू किया जा सकता है।
44वें संवैधानिक संशोधन से पूर्व राष्ट्रपति शासन जो उसकी अधिकतम अवधि 3 वर्ष थी, लेकिन अब इस व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है और राज्य में राष्ट्रपति शासन की 1 वर्ष की अवधि के बाद इसे और अधिक समय तक जारी रखने के लिए प्रस्ताव संसद द्वारा तभी पारित किया जाएगा जब इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किए जाने के समय आर्टिकल 352 के अंतर्गत संकट काल लागू हो और चुनाव आयोग ये प्रमाणित कर दे कि वर्तमान समय में राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है। इस परिस्थिति में जो राष्ट्रपति है वो ये घोषित कर सकता है कि राज्य की कानून निर्माण की शक्ति का प्रयोग जो है वो केंद्रीय संसद जो है वो करेगी। थर्ड जो इमरजेंसी जो पावर है वो है आर्टिकल 360 वित्तीय संकट। जब राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिनसे भारत के वित्तीय स्थायित्व को साख को खतरा है, तो वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा के लिए वही अवधि निर्धारित है जो प्रथम प्रकार के संकट जो घोषणा है उसके लिए है। इस संकट की अवधि में राष्ट्रपति को राइट है कि वह आर्थिक दृष्टिकोण से किसी भी राज्य की सरकार को आदेश दे सकता है। संघ व राज्य सरकार के अधिकारियों के वेतन में, जिनमें उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल होंगे, आवश्यक कमी जो है वो की जा सकती है। राष्ट्रपति जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को इस बात के लिए बाध्य कर सकता है कि राज्य के समस्त वित्त विधेयक उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाएं। अगर हम संकटकालीन जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं उसका मूल्यांकन करें तो राष्ट्रपति की जो संकटकालीन शक्तियाँ हैं वो कटु आलोचना का विषय भी रही है, क्योंकि ये माना जाता है कि इससे राष्ट्रपति जो है अधिनायक बन सकता है। राष्ट्रपति जो है सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास निहित होगी, तो फिर वो जो है संकट की स्थिति में एकमात्र निर्णायक जो है वो राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति जो है संसद से बिना पूछे संकटकालीन की घोषणा जो है 1 माह तक कर सकता है। तो इस स्थिति में कोई भी महत्वाकांक्षी राष्ट्रपति जो है वो अधिनायक बनने का प्रयत्न कर सकता है। दूसरा जिसकी आलोचना की जाती है वो ये की जाती है कि राष्ट्रपति संघात्मक रूप का अंत। भारत में संघीय शासन का जो है उसको अपनाया गया है, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन इस संकटकालीन स्थिति जो है इसके कारण जो है राज्य का स्वरूप जो है संघात्मक के बजाय एकात्मक हो जाता है, क्योंकि सारी शक्तियाँ जो हैं वो केंद्र के पास राष्ट्रपति के पास आ जाती है। राज्यों में विरोधी दलों की सरकारों का दमन संभव है। इसमें ये कहा जाता है कि अगर केंद्र में अलग सरकार है, राज्यों में अलग सरकार है, तो राज्य की जो विरोधी दलों की सरकार है उसका केंद्र जो है वो दमन कर सकता है और जो है अपनी शक्ति का जो है वो मिसयूज़ कर सकता है। फिर राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता समाप्त हो जाएगी। अगर संकट काल में केंद्रीय कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को व्यापक वित्तीय अधिकार प्रदान किए तो राज्य सरकार जो है उनके वित्तीय अधिकार जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। मूल अधिकार भी अर्थहीन हो जाएंगे, जो हमें संविधान के द्वारा मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं तो उनको भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो ये कहा जाता है कि मूल अधिकार जो है मीनिंगलेस हो जाएंगे। अब इसके पक्ष में अगर हम तर्क देखें तो संविधान जो है उसके ये जो उपबंध हैं, ये जो संकटकालीन शक्तियाँ जो हैं, ये सामान्य परिस्थितियों के लिए नहीं है, वरन ये विशेष परिस्थितियों के लिए है। जब राज्य में संकट की स्थिति होगी तभी जो है इन अनुच्छेदों का, इस संकटकालीन शक्तियों का यूज़ जो है वो किया जा सकता है। राष्ट्रपति जो है वो तानाशाह नहीं बन सकता, क्योंकि उसको जो है हर चीज़ में संसद प्रधानमंत्री जो है उनकी जो राय स्वीकृति लेना जो है वो आवश्यक है। और ये कहा जाता है कि नागरिकों के अधिकार सीमित हो जाते हैं, तो संकट काल में राष्ट्र प्रथम है, उसके नागरिक बाद में हैं। तो अगर हम राष्ट्र की दृष्टि से अगर मूल अधिकारों का स्थगन करना भी चाहे तो ये कोई गलत नहीं है। सशस्त्र विद्रोह या वित्तीय संकट की स्थिति भी भयावह है। जहाँ तक युद्ध के कारण उत्पन्न आपातकाल या अन्य परिस्थितियों के कारण उत्पन्न आपात में भेद न करने का प्रश्न है, तो इस संबंध में कहा जा सकता है कि सशस्त्र विद्रोह और वित्तीय संकट की स्थिति भी उतनी भयानक हो सकती है जितनी कि युद्ध के कारण स्थिति। इसलिए जो संकटकालीन जो उपबंध है ये जरूरी है किसी भी राष्ट्र की स्वतंत्रता, एकता और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए ये उपबंध होना जो है वो आवश्यक है।
तो ये थी राष्ट्रपति की जो संकटकालीन शक्तियाँ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भारत में लिखित संविधान होने के कारण राष्ट्रपति के पद की निर्वाचित प्रकृति, भारत की संघीय व्यवस्था, संविधान की सर्वोच्चता आदि ऐसे आधार हैं जिसमें राष्ट्रपति जो है वो जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो राष्ट्रपति जो है वो जो कार्यपालिका का प्रधान है, औपचारिक प्रधान है, और समस्त कार्य जो है उसी के नाम से किए जाते हैं। थैंक यू सो मच।